हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट 9। पार्ट 8 में जो हमने जितने भी चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड के बारे में डिस्कस किया वो सब जनरली डिस्क्रीट चार्जेस के बारे में था। इस पर्टिकुलर पार्ट में, पार्ट 9 में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो पार्ट है ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम सारे थ्योरेटिकल टॉपिक कवर कर लेंगे। चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो हमारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड वो सब कवर हो जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। फाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गॉस लॉ और उसके 3 एप्लीकेशंस। फाइन, ये सब कुछ इसी टॉपिक में, इसी पार्ट में हम कवर कर लेंगे। फाइन, स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। सो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन या चार्जेस आपको देखने मिलेंगे। एक है डिस्क्रीट चार्ज जिसे हम पॉइंट चार्ज भी बोलते हैं, और दूसरा है कंटिन्यूस चार्ज, वो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द लाइन, ओवर द सरफेस, ओवर द वॉल्यूम। ठीक है, तो जब वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर सरफेस या वॉल्यूम या लाइन पे, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तब एक टर्म हमें डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। अब अगर वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डायमेंशन लेंथ हो गया, अगर वो सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डायमेंशन एरिया हो गया, अगर वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डायमेंशन वॉल्यूम हो गया। फाइन, तो हम 3 तरीके के कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट टाइप है लीनियर चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो हम जनरल डेफिनेशन वही यूज कर रहे हैं, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, क्योंकि यहां पे चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए डायमेंशन जो हो गया वो लेंथ हो गया, और इसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, विच इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। वैसे ही सेकंड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सो सिग्मा क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन एरिया। अगर वो सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका डायमेंशन क्या हो गया? एरिया। लास्ट थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसे हम रो से डिफाइन करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। सो रो हो जाता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो 3 तरीके के चार्ज डेंसिटी है हमारे पास। यूजुअली ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा डिफाइंड नहीं है आपके सिलेबस में, हमें लीनियर और सरफेस से ही डील करना है। फाइन, सो लैम्डा इज लीनियर, सिग्मा इज सरफेस एंड रो इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। एंड चार्ज डेंसिटी इज व्हाट? इट इज चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। डायमेंशन डिपेंड करता है किस पे? कि चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आई होप आपको एक एक चीज समझ आ गई यहां पर। फाइन, तो इसका बस हमें इतना ही पढ़ना था। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल यूज हमें गॉस लॉ में पढ़ना है और गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ना है। फाइन, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज अवर गॉस लॉ। गॉस लॉ हमें दूसरा आइडिया देता है कि हम किसी एक क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं। हम ऑलरेडी फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फ्लक्स इज ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा। ये हमें फ्लक्स ऑलरेडी डिफाइंड है, फॉर्मूला पता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सब कुछ हम ऑलरेडी पिछले पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। फाइन, गॉस लॉ हमें दूसरा तरीका दे रहा है कि हम कैसे इजीली किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स निकाल सकते हैं। फाइन, गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, इट स्टेट्स दैट फ्लक्स थ्रू any closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed inside the surface.
ठीक है। सो फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। फाइन। जैसे अगर मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, जैसे ये स्फेरिकल शेल है सपोज, फाइन, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो इस Q की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रहे होंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ इस डायरेक्शन पे, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अगर निकल रहे हैं तो इस सरफेस से लिंक्ड कुछ फ्लक्स होगा। फ्लक्स क्या होता था कि किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली कितने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो गए, दैट इज व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, लिंक टू दैट सरफेस। फाइन। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही है तो इस स्फेरिकल सरफेस से कुछ फ्लक्स लिंक होगा। तो गॉस लॉ बोलता है कि वो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस कितना होगा, दिस सरफेस S, दैट इज द चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज कितना है Q, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, so that becomes Q by epsilon naught. So according to Gauss law, phi is Q by epsilon naught, जहां पे Q जो है वो नेट चार्ज enclosed inside the surface, ऐसा। ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर है। अभी हमने केवल स्टेटमेंट और इक्वेशन लिखा है यहां पर। फाइन। अभी इसका डेरिवेशन बाकी है। तो गॉस लॉ एकदम ही आसान है। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू थी 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट। फाइन। ये हमने फोर्स जब कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया। फाइन। ओके। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। गॉस लॉ का डेरिवेशन, दैट इज फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइन। ओके। मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल में एक सरफेस ले लेता हूँ, क्लोज्ड सरफेस, फाइन, जिसमें एक चार्ज Q रखा हुआ है, तो इससे लिंक्ड कुछ फ्लक्स होगा। ठीक है। तो पूरे सरफेस का न निकाल के मैं एक छोटा सा एरिया ले रहा हूँ ds। ठीक है। तो इस ds का डायरेक्शन, सरफेस मतलब एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा A का, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। फाइन। ये जो एरिया मैंने कंसिडर किया ये इसी शेल के सरफेस पर है। आप इमेजिन कीजिए एक फुटबॉल, अंदर से हॉलो जिसमें एयर होता है। फाइन। तो उसके सेंटर पर, अंदर से उसके सेंटर पर मैंने ये Q चार्ज रखा है, तो आपको एक पूरा सरफेस मिला। उस सरफेस पे मैं कोई छोटा सा एरिया ds कंसिडर कर रहा हूँ। अब क्योंकि चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है तो स्फेरिकल शेल के चारों तरफ विद ऑल साइड्स, जितने भी सरफेस उसका जो भी है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रहा होगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकलेगा उसका भी डायरेक्शन ये होगा, ये प्लस चार्ज है तो दूर जा रहा होगा। फाइन। सो E और A के बीच का एंगल कितना बना, E और A के बीच का एंगल कितना बना, 0 डिग्री बना। फाइन। सो इस छोटे से सरफेस से लिंक्ड क्या होगा, छोटा सा फ्लक्स d फाई, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज E A cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। करेक्ट। फाइन। ओके। इसको ds हमने लिखा है तो इसको ds का डायरेक्शन लिख देते हैं, दैट विल बी बेटर। सो एरिया हमारा जो हमने कंसिडर किया है वो है ds। सो E ds cos थीटा। फाइन। ओके। सो E और cos थीटा कितना हो गया, cos थीटा यहां पर 0 डिग्री है, सो E ds हम लिख सकते हैं। cos 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। फाइन। सो दैट विल बी व्हाट इज d फाई। अगर मेरे को पूरे सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऑन इंटीग्रेटिंग हमें क्या मिल रहा है, d फाई इज इक्वल टू E ds। ठीक है। ओके। अब अगर ये Q चार्ज है, फॉर एग्जांपल इसका रेडियस R है इस स्फेरिकल शेल का, सो E का वैल्यू क्या होगा, E इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इस Q की वजह से R डिस्टेंस दूर मेरे को E निकालना है, सो दैट इज KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। K को मैं लिख देता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, E की वैल्यू है। और टोटल एरिया इस स्फेरिकल शेल का, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। ये आपको एरिया मिल जाएगा। फाइन। इसका रेडियस स्मॉल r है, इसलिए यहां पर भी r और यहां पर भी r कंसिडर हुआ है। सो d फाई, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे सो दैट इज E ds, सो दिस विल बिकम फाई। E की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई ds को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा, दैट इज 4 पाई R स्क्वायर। फाइन।
सो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और ये है गॉस लॉ का डेरिवेशन, ठीक है, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। तो अब हमारे पास फाई के मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फॉर्मूले हैं, एक है क्या, दैट इज ई डॉट डी एस, सेकेंड फॉर्मूला है क्या, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इन्हीं का यूज करके हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको गॉस लॉ समझ आ गया होगा। ये गॉस लॉ जिसका स्टेटमेंट विथ अ डायग्राम एंड विथ फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हमने डेरिवेशन किया है गॉस लॉ का, दिस इज प्रूफ आप बोल सकते हैं या डेरिवेशन बोल सकते हैं, फाइन, गॉस लॉ का डेरिवेशन, फाइन, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड सरफेस की, ठीक है। सो क्लोज्ड सरफेस is known as Gaussian surface, Gaussian surface, fine। सेकेंड पॉइंट, या इनफैक्ट हम यहां पर जो शेल भी कंसिडर किए हैं, ये जो शेल कंसिडर किए हैं वो भी गॉसियन सरफेस, दिस सरफेस इज द गॉसियन सरफेस। अच्छा, अगर हम देखें फाई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, कहीं भी इस आर का जिक्र नहीं हो रहा है फाई के फॉर्मूले में, ठीक है। अगर आप गॉस लॉ से देखेंगे तो फाई इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, क्यू वो चार्ज है जो इंक्लोज्ड है इनसाइड। तो ये रेडियस अगर आप चेंज भी कर देंगे तो भी फ्लक्स जो इस सरफेस से लिंक्ड है वो वही रहेगा। अगर मैं इसकी जगह एक दूसरा स्फीयर बनाता हूं तो इससे भी उतना ही फ्लक्स निकल रहा होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं एक और बड़ा बनाता हूं उससे भी उतना ही फ्लक्स निकल रहा होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो रेडियस मतलब मैं बोलूं तो शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट की बात करें ना तो यहां शेप डिस्कस किया जा रहा है ना तो यहां पर साइज डिस्कस किया जा रहा है, फाइन। सो गॉस लॉ की हेल्प से जो हम फ्लक्स निकाल रहे हैं वो किस पे डिपेंड नहीं करता, वो शेप और साइज ऑफ गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ये कि जैसे हमने ये जो सरफेस बनाया है, बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है, इस सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, बट वी नीड टू टेक केयर कि ये सरफेस जो है वो किसी भी डिस्क्रीट चार्ज को कट करता हुआ ना जाए, ठीक है। किसी भी डिस्क्रीट चार्ज को कट करता हुआ नहीं जाना चाहिए। चार्जेस या तो इसके अंदर रहने चाहिए या तो इसके बाहर रहने चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑन द लाइन, ऑन द सरफेस नहीं होना चाहिए, फाइन। डिस्क्रीट चार्ज must not be on the surface, on the surface, fine। जिसमें आपको ये पॉइंट स्पेसिफिकली याद रखना है, यहां से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं, फाइन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको गॉस लॉ से रिलेटेड याद रखनी है, हालांकि इस पे कोई डिपेंड नहीं करता, हम आगे के जो एप्लीकेशंस करने वाले, फाइन। स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, पहला एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, फाइन। हमारे पास एक स्ट्रेट लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लस चार्ज है इसमें, ठीक है। अब हम करने क्या वाले हैं, पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूं। अगर मेरे पास Q चार्ज है, यहां से R डिस्टेंस दूर अगर मैं चाहता हूं इस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, KQ/R², सिंपल, वेरी सिंपल, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसी डिस्क्रीट चार्ज की जगह अगर मेरे पास कंटिन्यूअस चार्ज है और मेरे को यहां से R डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो कैसे करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके, फाइन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस हम ऐसा सरफेस एज्यूम करते हैं जो इसके अबाउट सिमेट्रिकल हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इजीएस्ट हमारे लिए है क्या, एक सिलेंडर एज्यूम करना, ठीक है। सो मैं एक सिलेंडर एज्यूम कर रहा हूं, ये हमारा गॉसियन सरफेस है इस पर्टिकुलर केस में। किस केस में, जिसमें हमारे को क्या गिवन है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ये, फाइन, ओके। सो लेट लैम्डा बी द चार्ज डेंसिटी
दैट इज पर यूनिट लेंथ कितने का चार्ज है, लैम्डा। ठीक है, अगर हम एल लेंथ कंसिडर कर रहे हैं, सो टोटल चार्ज कितना हो गया यहां पे, फॉर लेंथ एल टोटल चार्जेस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, टोटल लेंथ एल है, सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, दिस इज द टोटल चार्ज। तो गॉस लॉ की हेल्प से अगर मैं बोलूं कि कितना फ्लक्स इससे लिंक्ड है, दैट विल बी व्हाट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है, फाइन, ओके। अब हमारे पास यहां पे जो सरफेस मिल रहे हैं वो एक तो कर्व सरफेस है, एक ऊपर वाला सरफेस है और एक नीचे वाला सरफेस है, फाइन। अगर हम ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यहां से कैसे निकल रही हैं, कुछ इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, फाइन। तो अगर मैं ये कर्व्ड सरफेस को कंसिडर करता हूं, एक छोटा सा एरिया अगर उसमें कंसिडर करता हूं, तो उसका ए इधर जा रहा है और ई ये है, मतलब थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री, फाइन। अगर मैं एरिया ये वाला कंसिडर करता हूं, टॉप सरफेस, ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहेगा, लेकिन ई इस डायरेक्शन पे है, सो ई और ए के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। वैसे अगर यहां कोई सरफेस कंसिडर किया जाए तो ई इस डायरेक्शन पे है और एरिया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, मतलब थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सो फ्लक्स क्या है, दैट इज कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, तो कॉस 90 तो 0 हो जाता है, इसलिए इस सरफेस से रिलेटेड कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, इस सरफेस से लिंक भी कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स लिंक किससे होगा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया से, फाइन। अब हमारे पास फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं, एक तो गॉस लॉ की हेल्प से क्या है, चार्ज दैट इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाइन। सो दिस इज यूजिंग गॉस लॉ। सेकेंड हमारे पास फॉर्मूला है फाई का, क्या, दैट इज ई ए कॉस थीटा, फाइन। सो ई ए एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एल, ठीक है, इनटू कॉस थीटा। सो यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, विच बिकम्स 1। सो आपको फाई की वैल्यू मिल जाएगी क्या, 2 पाई आर एल इंटू ई, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों ही पाई की वैल्यूज है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। सो लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 पाई आर एल ई, ठीक है। यहां से अगर एल को हम कैंसल आउट करते हैं तो ई की वैल्यू आपको मिल जाती है, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू होगी। तो एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर एक आपको रॉड गिवन है, लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर गिवन है, तो वहां से आर डिस्टेंस दूर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी, फाइन। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया ये। तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप कितनी वायर लेंथ कंसिडर कर रहे हैं, इनफाइनाइटली भी गिवन है तो भी लेंथ यहाँ पे मेंशन नहीं है, फाइन। फॉर्मूला जो है वो लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता, उसका सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और आप कितनी दूर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, फाइन। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, फाइन। सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन इज फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेट शीट। इस केस में हमारे को वायर ना देके एक प्लेट शीट गिवन है, एक इनफाइनाइटली शीट। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकल रही होंगी, फाइन। अब हमारे को अगेन गॉसियन सरफेस कंसिडर करना है, तो यहां से गॉसियन सरफेस आप दो कंसिडर कर सकते हैं, एक तो सिलेंडर भी कर सकते हैं एंड सेकंड आप क्यूबॉइड भी कर सकते हैं, फाइन। सिलेंडर कर लेते हैं, उसको ड्रॉ करना थोड़ा सा आसान होगा, ओके। ठीक है, तो अगर ये शीट कंसिडर करता हूं तो इसके इस तरफ भी और पीछे भी, फाइन। ये जो एरिया मिला, फॉर एग्जांपल ये एरिया ए है और ये एरिया ए है, एक सिलेंडर हमने कंसिडर कर लिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो शीट है वो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर इसका एरिया ए है तो इसका भी एरिया ए ही होगा, इसका भी एरिया ए होगा। तो अगर सिग्मा है पर यूनिट एरिया का चार्ज, तो टोटल ए एरिया में कितना चार्ज होगा, दैट विल बी सिग्मा इनटू ए। फॉर
एरिया ए टोटल चार्ज इज सिग्मा इंटू ए, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। तो फ्लक्स गॉस लॉ की हेल्प से अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइन, ओके, सो दैट विल बी बाय गॉस लॉ। नेक्स्ट अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूं ई ए कॉस थीटा से, तो इसका ई इस डायरेक्शन पे होगा और इस ए का भी डायरेक्शन यही होगा, सो थीटा इज व्हाट, 0 डिग्री। सेम हियर ऑल्सो, ई का डायरेक्शन ये है, ए का भी डायरेक्शन ये होगा, सो थीटा विल बी व्हाट, इज 0 डिग्री। फाइन, सो अगर मैं फाई की बात करूं, सो फाई इज ई, तो दो एरिया हमको मिल रहे हैं, एक ये एरिया और एक ये एरिया, सो टोटल एरिया विल बी 2a और एंगल जो बन रहा है वो 0 डिग्री ही बन रहा है, कुछ इस तरीके से। फाइन, सो दैट विल बी 2EA, ये मिल जाएगा हमारे को फाई की वैल्यू। cos 0 क्या हो जाएगा, 1। तो दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर कर लेंगे, ओके, सो हमें मिल जाएगा सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। ठीक है, सो ए से ए ये कैंसिल हो गया, सो ई की वैल्यू आपको मिल गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो यहां से अगर आप इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का निकालना चाहते हैं, दैट इज इनफाइनाइट प्लेन शीट का निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है आपको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। फाइन, नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन जो है, थर्ड एंड लास्ट, दैट इज फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अब हमारे पास थिन स्फेरिकल शेल है, ठीक है, जिसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां पर। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में दो केसेस बनते हैं। आप फील्ड कहां निकालना चाह रहे हैं, इस सरफेस के अंदर, इस शेल के अंदर या इस शेल के बाहर। ओके, फॉर एग्जांपल इसका रेडियस है कैपिटल R। पहला केस मैं कंसिडर कर रहा हूं फील्ड इनसाइड द शेल। अगर इनसाइड द शेल की बात कर रहा हूं, मैं फील्ड निकालना चाहता हूं, तो मुझे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से मैंने गॉसियन सरफेस बना लिया। तो अगर गॉसियन सरफेस हमारा ये है, तो हमें दिख रहा है कि गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, फाई विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ। और दूसरा मुझे पता है फाई की वैल्यू होती है ई ए कॉस थीटा। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, सो ई ए कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू 0, सो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इनसाइड द शेल अगर मैं फील्ड निकालना चाहूं, तो ई कितना है, 0। फाइन, इनसाइड द शेल फील्ड की वैल्यू है 0। ओके, सेकेंड केस जो हमारा बनता है, दैट इज आउटसाइड द शेल, दैट इज आउटसाइड द शेल। मैं इसको रब कर लेता हूं अब। फाइन, ओके, अब मैं एक सरफेस कंसिडर कर रहा हूं आउटसाइड द शेल। ओके, नाउ इसका रेडियस फॉर एग्जांपल स्मॉल r है। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है फील्ड इनसाइड द शेल, हमने कर लिया, दैट इज 0। अब हमें आउटसाइड द शेल कंसिडर करना है, जो कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। फाइन, ओके, सो अगेन हमें सेम लॉजिक यूज करना है, सेम लॉजिक यूज करेंगे। सेकंड, दैट इज फील्ड आउटसाइड द शेल। फाइन, सो अगेन सिग्मा जो है, सिग्मा यहां पे सिग्मा कंसिडर करने की आई होप जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइन, ओके, कर लेते हैं। सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब अगर मैं एरिया कंसिडर करूं, सिग्मा क्या है, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, और टोटल एरिया जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ओके, सो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज इज व्हाट, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये टोटल चार्ज है शेल पर। तो अगर मैं फाई निकालना चाहूं, फाई यूजिंग गॉस लॉ, so that will be total charge divided by epsilon naught. Charge is 4 pi r square into sigma by epsilon naught. गॉस लॉ की हेल्प से जो हमें फाई मिल जाता है वो ये मिल जाता है फ्लक्स। फाइन, सेकेंड जो मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं, दैट इज ई ए कॉस थीटा, दैट इज ई ए कॉस थीटा।
सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे निकल रही होंगी और इसका अगर एरिया ये कंसिडर करता हूँ तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का। फाइन। सो दूसरा हमें जो मिल जाता है दैट इज EA। इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया, ये भी एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस है स्मॉल r, सो दैट विल बी 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है। सो EA cos थीटा, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अगेन, तो दिस इज 1। ये दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे सो 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। सो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सो आपको E की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज r स्क्वायर बाय r स्क्वायर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, E की। ओके, आई गेस आपको ये समझ आया होगा। ये 3 एप्लीकेशन है किसके, गॉस लॉ के, जिसमें हमने पहले लिया इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, दिस वन। एंड सेकेंड जो हमने कंसिडर किया वो था हमारा प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट। एंड थर्ड जो हमने कंसिडर किया वो था हमारा स्फेरिकल शेल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनफैक्ट गॉस लॉ की हेल्प से भी काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। फाइन। तो अगले नेक्स्ट पार्ट में मैं गॉस लॉ से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आऊँगा, जो बोर्ड्स में भी पूछे गए हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए उसका। फाइन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।